हम अपने एसएलओस को कंटिन्यू करेंगे फॉर यूनिट नंबर 4 दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पार्ट 1 में हमने जो शुरू के कुछ एसएलओस थे उनको पढ़ा था और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक आइडिया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का बेसिक आइडिया नहीं था। अब हम एक्चुअली में कुछ सब्सटेंसेस का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे और जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था इलेक्ट्रोलिटिक सेल का उसको अप्लाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो मटेरियल है दैट इज सो एसएलओ में है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एट इलेक्ट्रोड्स एंड डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशंस मेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड क्लोराइड। सो द फर्स्ट मटेरियल इज मोल्टन लेड 2 क्लोराइड। इसका सिंपल मतलब ये है कि लेड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज 2, सो इसका फॉर्मूला हमारे पास बनेगा FeCl ओ Fe नहीं, lead is Pb, plumbum, PbCl2. So this is molten lead 2 chloride. जैसे हमें पता है कि फॉर्मूला बनाते हुए इसकी ऑक्सीडेशन से उधर चली जाती है। ओके, तो इसकी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। सो दिस विल बी मोल्टन इन लिक्विड फॉर्म, एक्वस नहीं होगा। ऐसा नहीं कि इसको हमने पानी में मिक्स कर दिया है, तब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस डिफरेंट होगी। तो हम लोग अपना कंटेनर लेंगे और उसके अंदर हम लोग फिल कर देंगे PbCl2 को। मैं यहाँ पर बनाता हूँ Pb, और हर एक प्लम्बम के एटम के लिए हमारे पास 2 Cl के एटम्स होंगे। ओके, सो मैंने सिर्फ एक सिंपल सेट बनाया है। एंड देन इधर हमारे पास होगा ये 2 इलेक्ट्रोड्स, इनको हम लोग बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। सो दिस इज द नेगेटिव साइड, दिस इज द पॉजिटिव साइड, दिस बिकम्स द पॉजिटिव, दिस बिकम्स द नेगेटिव। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव इज द एनोड एंड नेगेटिव इज द कैथोड, एज वी सॉ इन द प्रीवियस वीडियो। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। हमारे पास Pb के ऊपर साइन है दैट इज 2+ एंड क्लोरीन के ऊपर -1 साइन होता है। तो हमारे पास जो Pb है दैट विल बी अट्रैक्टेड टू द माइनस साइड। इसके अंदर से इसके अंदर ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन्स भेज दिए जाएंगे एंड देन द क्लोरीन एटम्स दे विल बी अट्रैक्टेड टू द एनोड। पॉजिटिव साइड पर इनके अंदर से ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन्स ले लिए जाएंगे और इस तरीके से हमारे पास इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा, इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा और इनको न्यूट्रल बनाया जाएगा। सो हमारे पास फॉर्म क्या होगा, PbCl2 इन मोल्टन फॉर्म थी। एट द रिएक्शन साइट हमारे पास यहाँ पर बनेगी क्लोरीन गैस इन गैसियस फॉर्म, प्लस हमारे पास Pb मेटल बनेगा इन लिक्विड फॉर्म। ये हमारे पास अभी लिक्विड फॉर्म में बनेगा क्योंकि ये जिस टेम्परेचर पर कैरी आउट किया जा रहा है वो इतना गर्म है कि उस वक्त Pb मेटल अभी लिक्विड फॉर्म में होता है। बाद में जब हम इसको कूल डाउन करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के बाद तो वो अलग हो जाएगा इनटू सॉलिड फॉर्म। क्लोरीन गैस में ही बनेगी और वो ऊपर बबल अप कर जाएगी। ओके, सो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रोलिसिस। दिस विल बी आवर रिएक्शन। ओके, सो दिस विल बी Cl2। दिस विल बी आवर रिएक्शन, Cl2 गैस बनेगी एंड ऑन द पैसेज ऑफ करंट। सो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ PbCl2 लेड 2 क्लोराइड। हम लोग इसकी हाफ रिएक्शंस लिखते हैं। एट द एनोड हमारे पास हुआ है 2Cl माइनस प्लस 2Cl माइनस और इसने बनाया है Cl2 जब इसके अंदर से निकल गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एट द कैथोड हमारे पास था Pb2+, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए गए एंड इसने फॉर्म कर दिया है Pb मेटल। ओके, सो दीज आर आवर हाफ रिएक्शंस। एनोड पर क्लोरीन गैस बनी, कैथोड पर लेड का मेटल बना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जिसका इलेक्ट्रोलिसिस दैट इज आई थिंक कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड। सो इस बार ये मोल्टन सोडियम क्लोराइड नहीं है, एक्वस सोडियम क्लोराइड है। कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड बट दिस इज इन एक्वस फॉर्म, यानी नमक को पानी में मिक्स किया गया है। जो आम नमक है उसको पानी में मिक्स किया गया है। कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स काफ़ी ज़्यादा नमक मिक्स किया गया है। ऐसा नहीं कि बस 1-2 हल्की सी नमक मिक्स की गई, बहुत ज़्यादा नमक की मिकदार मिक्स की गई है। दिस मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, सो अब क्या होगा, अगेन लेट अस सी। ये रहे हमारे 2 इलेक्ट्रोड्स। ऑन द टॉप हमारे पास एक बैटरी होगी। दिस बिकम्स द पॉजिटिव और द एनोड एंड दिस बिकम्स द माइनस और द कैथोड। क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, सो हमारे पास सबसे पहले देख लेते हैं कि आयंस कौन कौन से होंगे। एक होगा हमारे पास सोडियम प्लस, एक होगा हमारे पास क्लोरीन माइनस, ये तो होंगे ही।
बट सिंस दिस इज एक्वस, यहाँ पर हमारे पास इसके साथ साथ H प्लस आयंस होंगे और OH माइनस आयंस होंगे। ये कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि वाटर के अंदर मिक्स किया गया है, सो वाटर की सेल्फ आयनाइजेशन रिएक्शन है H प्लस प्लस OH माइनस। इसका एक एक्विलिब्रियम मौजूद होता है वाटर में। प्रेडोमिनेटली आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन कुछ कुछ आयंस भी मौजूद होंगे। सो ये आयंस वहाँ से आ रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा कि ऑफ कोर्स जो आयंस अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द कैथोड, दैट विल बी द OH माइनस और द क्लोरीन, एंड जो अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द एनोड वो होंगे सोडियम और हाइड्रोजन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एट द एनोड व्हाट विल हैपन एट द एनोड। ओके, ओ वन थिंग, ये उल्टा होगा क्योंकि माइनस विल बी अट्रैक्टेड द पॉजिटिव, पॉजिटिव टू द माइनस। तो मैं इसको वापस करता हूँ, दिस इज अ मिस्टेक। OH माइनस कैथोड की तरफ और Cl माइनस कैथोड की तरफ, बट Na प्लस और H प्लस हमारे पास कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, एंड दिस विल बी टू द एनोड। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनोड पर क्या होगा एट द एनोड। एनोड इज बेसिकली द साइड जहाँ पर आपके पास ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन मीन्स द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो आपके पास आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। ओके, सो इनके अंदर ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन्स भेज दिए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करवाया जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर सोडियम, यहाँ पर हमारे पास जो है नो, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर ये जो हमारे पास माइनस आयंस हैं ये जाएंगे एनोड पर और इनसे इलेक्ट्रॉन्स लिए जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। सो दिस विल बी द एनोड जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो अब यहाँ पर हमारे पास OH माइनस ऑक्सीडाइज होगा या क्लोरीन ऑक्सीडाइज होगा। कौन अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो देगा? तो इसका आंसर होगा कि जो कि ज़्यादा रिएक्टिव होगा। मेटल्स के अंदर हम लोग ये तयन करते हैं कि एक मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और एक मेटल कम रिएक्टिव है। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को देगा वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जो ज़्यादा चाहत रखेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो उतना कम रिएक्टिव होगा। इस केस में हमारे पास जो ज़्यादा रिएक्टिव है दैट इज़ OH माइनस, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा देना चाहता है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। लेकिन यहाँ पर फिर भी हमारे पास क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज होता है, और उसका रीज़न ये है कि सिंस दिस इज़ अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, तो क्लोरीन की मिकदार बहुत ज़्यादा है OH के कंपैरिजन में। ऑल्दो OH को चाहत ज़्यादा है, चाहत कम है इलेक्ट्रॉन्स की, वो देना चाहते हैं उन्हें, लेकिन चूँकि कॉन्सेंट्रेशन क्लोरीन की ज़्यादा है तो क्लोरीन जीत जाता है। सो हमारे पास यहाँ पर होगा Cl माइनस 2Cl माइनस टू फॉर्म Cl2 प्लस 2E माइनस। इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और साथ में क्लोरीन गैस बनाती है। एट द कैथोड क्या होगा? अब कैथोड पर हमारे पास 2 होंगे आयंस Na प्लस और H प्लस। इनको हमने रिड्यूस करना है, इनको हमने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं। तो इनमें से कौन सा होगा? सो जो हाइड्रोजन है दैट इज़ मोर रिएक्टिव। हाइड्रोजन जो है दैट इज़ मोर रिएक्टिव, वो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा देना चाहता है। सो हाइड्रोजन यहाँ पर हमें इनको इलेक्ट्रॉन्स देने हैं। सो सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव, हाइड्रोजन काफ़ी कम रिएक्टिव है, मैं उल्टा बोल गया। हाइड्रोजन अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपने पास रखना चाहता है, वो इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहता है, जबकि सोडियम जो है उसे इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोई इतनी चाहत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर वही चीज़ होगी, टेक्निकली आप कहेंगे कि हाइड्रोजन जो है उसको रिड्यूस होना चाहिए, लेकिन जैसे हमने पिछली बार ही कहा था कि कॉन्सेंट्रेशन की वजह से क्लोरीन विन कर गया था, तो यहाँ पर भी क्या सोडियम विन करेगा? लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन ही जो है वो रिड्यूस होगा। हाइड्रोजन कम मिकदार में है सोडियम से, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन और सोडियम के दरमियान जो गैप है उनकी चाहतों में, हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम चाहता है, लेकिन सोडियम बहुत ही ज़्यादा चाहता है। सो इस वजह से ऑल्दो उनकी कॉन्सेंट्रेशन सोडियम की ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन की चाहत इतनी जो है वो ज़्यादा है अपने इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और सोडियम की इतनी कम है कि वो दे देना चाहता है, और हाइड्रोजन की बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन ही रिड्यूस होगा। सो ये हो जाएगा H प्लस प्लस E माइनस टू फॉर्म 2H प्लस प्लस 2E माइनस टू फॉर्म H2 गैस। सो ये हमारे पास 2 रिएक्शंस होंगी। एनोड के ऊपर हमारे पास क्लोरीन जो है दैट वो ऑक्सीडाइज़ हुआ है। ऑल्दो OH माइनस ज़्यादा ऑक्सीडाइज़ होना चाहता था, लेकिन चूँकि क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी इसलिए वो विन कर गया। कैथोड पर हमारे पास हाइड्रोजन रिड्यूस हुआ है। ऑल्दो हाइड्रोजन ही ज़्यादा रिड्यूस होना चाहता था, ऑल्दो सोडियम की मिकदार ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी उन दोनों के दरमियान गैप इतना ज़्यादा था कि हाइड्रोजन ही हमारे पास जीता है। सो ये होगा हमारे पास एनोड और कैथोड पर। अगर आप इसकी फुल रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं बड़ी ईजिली। आप लोग कह सकते हैं कि आप शुरू हुए थे विद NaCl, इसके अंदर आपने ऐड किया वाटर, आपको एट द एंड मिला है आपको एट द एंड जो मिला है दैट इज़ Cl2 गैस प्लस H2 गैस, लेकिन जो चीज़ें बच गई हैं दैट आर Na प्लस आइंस प्लस OH माइनस आइंस, और इसको एक्चुअली में हम लिख सकते हैं एज NaOH, क्योंकि
एट द एंड इलेक्ट्रोलिसिस में जो Na+ आयंस बचे हैं और OH- आयंस बचे हैं ये भी मिल जाते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। तो कुछ इस तरीके से अपनी रिएक्शन को लिख सकते हैं। इसको मज़ीद आप बैलेंस करना चाहें सो मे बी हम यहाँ पर एक 2 लगाएंगे, फिर हमें यहाँ पर भी एक 2 लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास क्लोरीन और सोडियम बैलेंस हो गए हैं। अगर हम लोग हाइड्रोजन को देखें तो इधर 3 हाइड्रोजन्स हैं, इधर सिर्फ 2 हाइड्रोजन्स हैं। सो हम लोग नहीं, इधर हमारे पास 4 हाइड्रोजन्स हैं और इधर सिर्फ 2 हाइड्रोजन हैं, तो इधर हम लोग एक 2 और लगा देते हैं। तो इसके बाद आई थिंक कि ये हमारे पास बैलेंस हो गया है। सो दिस इज़ आवर बैलेंस्ड ओवरऑल रिएक्शन अगर आप लिखना चाहते हैं, और टॉप वाली हाफ रिएक्शन थी। इसके बाद हमारे पास जिस मटीरियल का कहा गया है आई थिंक द लास्ट वन, that is electrolysis, that is dilute सल्फ्यूरिक एसिड। और एक और चीज़ इन ज्ञान में लिखा हुआ है सब में प्लैटिनम और कार्बन ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं दीज आर प्लैटिनम और कार्बन ग्रेफाइट, क्योंकि प्लैटिनम के या कार्बन के या ग्रेफाइट के कार्बन ग्रेफाइट सेम चीज़ हैं। इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, ये खुद से कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। हमने PbCl2 में देखा इन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया इलेक्ट्रोलिसिस में, हमने आगे जाकर देखा इन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया। ऐसे इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं जो खुद इलेक्ट्रोलिसिस में कूद पड़ते हैं, जिसकी एक एग्जांपल हम लोग अगले एसएलओ में आने वाले एसएलओ में देखेंगे। लेकिन इनमें हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज़ करने हैं जो कि खुद से कोई पार्ट अदा ना करें। सो फाइनल है हमारे पास डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। डिल्यूट अगेन ये पानी के अंदर डिजॉल्व है एक्वा से, लेकिन बहुत कम मिकदार में, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। डिल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड का उल्टा है डिल्यूट। ओके, हम लोग लेंगे H2SO4, हमारे 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे। दिस विल बी, एक को हम कह देते हैं पॉजिटिव, एक को हम कह देते हैं नेगेटिव। सो इसको हमें पॉजिटिव के साथ हुक करना पड़ेगा। पॉजिटिव इज द टॉल वन, दिस इज द माइनस, दिस इज द पॉजिटिव। ओके, एंड यहाँ पर नीचे हम लोग ले लेंगे अपना H2SO4, इसको हम इसके अंदर डिप कर देंगे। H2SO4 के अंदर हमारे पास कौन से आयंस होंगे? तो ये जब पानी के अंदर डिजॉल्व होता है तो ये टूट जाता है अपने आयंस में SO4-2 एक इस आयन में, एंड देन साथ H+ आयंस में। एक SO4-2 के साथ हमारे पास 2 H+ के आयंस मौजूद होंगे। और इस प्लस ये पानी में डिजॉल्व है, दिस इज एक्वस डिल्यूट है। इसके साथ साथ हमारे पास मजीद मौजूद होंगे H+ और OH- आयंस। H+ तो यहाँ से भी आ रहे हैं, उनके लिए हमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। दिस विल वाटर अलग से H+ और OH- प्रोड्यूस करेगा। इसके अंदर मजीद कुछ OH- आयंस भी होंगे, H+ भी होंगे, लेकिन उनको मैंने ऑलरेडी बना दिया है। ओके, दिस इज आवर एनोड एंड दिस इज आवर कैथोड। सो क्या होगा हमारे पास? सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव की तरफ हमारे पास नेगेटिव आयंस होंगे। सो सल्फेट और OH- ये जाएंगे हमारे पास एनोड की तरफ, और फिर बाकी बचते ही हाइड्रोजन है वो जाएंगे हमारे पास कैथोड की तरफ। सो सबसे पहले कैथोड का लिख लेते हैं, दैट विल बी प्रीटी सिंपल। सिर्फ हाइड्रोजन आयंस ही हैं, सो ऑटोमेटिकली हमारे पास हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। सो हमारे पास कुछ रिएक्शन होगी 2H+ + 2E- टू फॉर्म H2 गैस। दिस इज रिडक्शन। कैथोड वो वाली जगह है जहाँ पर रिडक्शन होती है। एट एनोड अब हमारे पास क्या होगा? सल्फेट और OH-। तो जो OH- यहाँ पर इन्होंने जाकर ऑक्सीडाइज होना है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है। जो ऑक्सीडेशन की चाहत है OH- की वो कहीं ज़्यादा है। OH- बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहता है। सल्फेट ऑलमोस्ट हर जगह पर बहुत ज़्यादा कम ऑक्सीडाइज होना चाहता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करना चाहता। OH- अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा लूज करना चाहता है। तो ऑल यहाँ पर OH- वैसे भी विन करता है, और ऊपर से ये डिल्यूट जो है वो सोल्यूशन भी है, तो हर हालत में OH- ही जीतेगा। सो यहाँ पर हमारे पास जो जिसकी ऑक्सीडेशन होगी दैट विल बी OH-, जिसकी उसकी ऑक्सीडेशन कुछ इस तरह से होती है कि 4 OH- के हमारे पास आइंस होंगे, एंड देन ये अपनी ऑक्सीडेशन करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज़ कर देगा। तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है तो पहले मैं उनको लिख देता हूँ 4E-। तो इसके पास 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन बच जाते हैं। सबसे पहले बना देता है O2, बाकी इसके पास अब 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बच जाते हैं, तो उसका ये बना देता है 2H2O। तो दिस इज आवर रिएक्शन। एट द एनोड थोड़ी कम्प्लेक्स लग सकती है, लेकिन ओवरऑल हमारे पास जो प्रोड्यूस हुआ है दैट इज ऑक्सीजन, और इधर हमारे पास जो प्रोड्यूस हुआ है दैट इज वाटर। जो हाइड्रोजन गैस जो वाटर प्रोड्यूस हुआ है वो वापस वाटर में ही डिजॉल्व हो जाएगा। ओके, यस, सो दिस इज आवर रिएक्शन एट द एनोड। इसकी अगर आप कंप्लीट रिएक्शन लिखना चाहें जो बहुत ही सिंपल है, आपने बस इसको बनाना है, वो भी आप लिख सकते हैं। उसको भी हम लोग लिख देते हैं, बट हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम ध्यान रखना है। एट द कैथोड हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, और एट द एनोड हमारे पास ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। एक किस्म से सल्फ्यूरिक एसिड ने कोई किरदार ही अदा नहीं किया, उसके कोई भी आयंस यहाँ पर नहीं आए। हाइड्रोजन हम कह सकते हैं उसकी तरफ से आए, लेकिन वो वाटर से भी आ सकता था। तो जो कंप्लीट रिएक्शन होगी वो सिंपली हमने
कर देना है। हमारे पास क्या था, H2SO4 था, इसके अंदर हमने ऐड किया वाटर। हमारे पास इधर जो प्रोड्यूस हुआ है, सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गई, फिर हमारे पास ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो गई, प्लस हमारे पास कुछ मजीद वाटर भी प्रोड्यूस हुआ है, जो कि ओवरऑल हम बैलेंस करके कट कर सकते हैं, तो वाटर को हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे। प्लस हमारे पास सल्फेट आयंस बच गए एज इट इज़। तो दिस इज़ आवर रिएक्शन जो कि हमारे पास होगी। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। सो अगर हम लोग देखें, सो देयर आर 4 हाइड्रोजन। सो सबसे पहले इधर हम लोग एक 2 ऐड कर देते हैं, एंड देन नो, सो इधर इधर हमारे पास 4 हैं, सो इधर भी हमें एक 2 ऐड करना पड़ेगा, ताकि सबसे पहले तो ये बैलेंस हो जाए। ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास 4 हैं और 1, एंड देन यहाँ पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा भी है, सो आई थिंक इधर भी हमें एक 2 ऐड करना पड़ेगा, एंड देन इधर हमें एक 3 ऐड करना पड़ेगा। ओके, आई थिंक इसके बाद ये बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन्स के लिए भी बैलेंस है, ऑक्सीजन के लिए भी बैलेंस है, और सल्फ़र के लिए भी बैलेंस्ड है। ओके, सो इसके बाद सो ये हमारी हो गई रिएक्शन। इसके साथ ही हमारा ये SLO कंप्लीट हो गया है। ओके, नेक्स्ट SLO। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एट इलेक्ट्रोड्स एंड डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशंस मेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डिल्यूट कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड। सो यहाँ पर अब हमें डिल्यूट कॉपर सल्फेट डिल्यूट होगा ये एक्वस फॉर्म में, इसका हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है विद 2 कंडीशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यूज़ करेंगे एक इनर्ट इलेक्ट्रोड एंड देन एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोड कॉपर को ही यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं कि इन इलेक्ट्रोड जिस तरह के हम पहले भी करते रहे हैं उससे क्या होगा। जो कॉमन इनर्ट इलेक्ट्रोड हैं इधर प्लेटिनम या फिर ग्रेफाइट का या कार्बन का। सो जिस तरह हमने पहले किया था, ये इलेक्ट्रोड अपना कोई किरदार अदा नहीं करेगा, बस ये पास करने देगा, एक साइट होगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे, बाकी ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो हम लोग फिर करेंगे विद कॉपर सल्फेट, दिस इज डिल्यूट कॉपर सल्फेट, यानी कि एक कॉपर 2+ है, तो उसके साथ साथ एक सल्फेट SO4 - 2 है, दिस इज कॉपर 2 सल्फेट। इन्हें कॉपर 2 सल्फेट लिखना चाहिए था। ओके, तो इधर हमारे पास एक होगा हमारा इलेक्ट्रोड यहाँ पर और एक होगा हमारा इलेक्ट्रोड यहाँ पर, एंड देन ऊपर हम लोग इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। दिस इज आवर एनोड एंड दिस इज आवर कैथोड। ओके, और इसके साथ साथ हमें याद रखना चाहिए हमारे पास हाइड्रोजन आयंस भी हैं, क्योंकि दिस इज डिजॉल्व इन वाटर, दिस इज नॉट मोल्टन कॉपर सल्फेट, और हमारे पास OH- आयंस भी हैं। सबसे पहले एट दी एनोड क्या होगा वो लिख लेते हैं। एनोड की तरफ जो अट्रैक्ट होंगे दे विल बी सल्फेट आयंस एंड OH- आयंस। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइज होगा। OH- सल्फेट को कोई इतनी चाहत नहीं है अपने इलेक्ट्रॉन्स को देने की, तो जो ऑक्सीडाइज होगा दैट विल बी OH-। अगेन ये डिल्यूट है, सो हर हालत में OH- ही जीता है। सो दिस विल बी OH-, बिल्कुल वही रिएक्शन जो पहले हुई थी। दिस विल प्रोड्यूस ऑक्सीजन प्लस H2O प्लस 4E-, तो यहाँ पर 2 भी आ जाएगा। ओके, सो दिस विल बी आर रिएक्शन एट द एनोड। कैथोड पर क्या होगा, एट द कैथोड, सो कैथोड पर हमारे पास जो मटेरियल्स अट्रैक्ट होंगे दे विल बी कॉपर एंड हाइड्रोजन। सो हमारे पास यहाँ पर कौन सा मेटल रिड्यूस होगा, सो दैट विल बी कॉपर। कॉपर इज मच मोर, कॉपर को काफ़ी ज़्यादा चाहत है रिडक्शन की हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। इनके एक्चुअली में नंबर्स भी होते हैं रिडक्शन के, जो हम अभी आगे देखेंगे एसएनओ में। लेकिन अगर हम लोग कॉपर का नंबर देखें तो दैट इज़ अराउंड +0.34 और हाइड्रोजन का 0। तो कॉपर को रिडक्शन की काफ़ी ज़्यादा चाहत है, तो कॉपर यहाँ पर जीतेगा। ऑल्दो कॉपर डिल्यूट मिकदार में मौजूद है, लेकिन फिर भी कम से कम हाइड्रोजन के मुकाबले में वो बराबर है। एंड देन सेकेंडली कॉपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चाहत रखता है रिडक्शन की। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कभी भी लूज़ नहीं करना चाहता, वो उनको हमेशा गेन करना चाहता है, और इलेक्ट्रॉन्स की उससे बहुत ज़्यादा चाहत है। सो कॉपर के साथ क्या होगा, कॉपर 2+ आयंस के साथ, कि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ले लेंगे, फोर्स कर दिए जाएंगे इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर रिडक्शन होगी एट द कैथोड, और हमारे पास प्रोड्यूस होगा कॉपर मेटल। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर हो रहा है, सो हम एक्चुअली में देखेंगे कि कॉपर मेटल इधर जो है वो कार्बन के ऊपर यहाँ पर बनना शुरू हो जाए, और इधर हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन गैस ऊपर बबल अप कर जाती है। ओके, सो दिस विल बी आर रिएक्शन एट द कैथोड, कॉपर प्रोड्यूस होगा, एट द एनोड हमारे पास ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। अगर हम लोग कंप्लीट रिएक्शन लिख दें,
सो दैट विल बी क्लियरली हमारे पास जो कंप्लीट रिएक्शन होगी दैट विल बी सिंपली, हम शुरू हुए थे विद कॉपर सल्फेट, उसके अंदर हमने ऐड किया वाटर, हमारे पास जो प्रोड्यूस हुआ है एक तो ऑक्सीजन है, प्लस हमारे पास कॉपर प्रोड्यूस हुआ है, प्लस हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है जॉइंस बच गए, एक तो बच गया सल्फेट का और एक हमारे पास बच गया H+ आयंस। ओके, तो दिस इज़ आवर रिएक्शन ओवरऑल। इसको अगर आप बैलेंस आउट करना चाहें, कॉपर हमारे पास एक है, यहाँ पर भी सल्फेट भी एक है, ओके। हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं, बट यहाँ पर हाइड्रोजन सिर्फ एक है, तो यहाँ पर हम एक 2 लगा देते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 5 हैं, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन 6 हैं। सो इधर आई थिंक एक हमें इधर एक 2 लगाना पड़ेगा एंड देन इधर एक 4 लगाना पड़ेगा। ओके, सो दिस विल बी आवर फाइनल रिएक्शन। यहाँ पर हमारे पास होगा +4H+, देन यहाँ पर एक 2 होगा। सो आई थिंक दैट दिस इज़ बैलेंस्ड, कॉपर भी बैलेंस्ड है, सल्फेट भी बैलेंस्ड है, एंड देन उसके बाद सल्फर भी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो बैलेंस्ड, देन हाइड्रोजन इज़ ऑल्सो बैलेंस्ड। ओके, सो ये हो गया हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ यही सेम सब्सटेंस हम लेंगे, बट नाउ हम लोग एक रिएक्टिव स्पेसिफिकली कॉपर इलेक्ट्रोड चूज़ करेंगे। तो पहले हमने कार्बन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड चूज़ किया था जिसने खुद कोई किरदार अदा नहीं किया था। अब अगर हम एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोड चूज़ करें जिसके एक एग्जांपल कॉपर है, कॉपर रिएक्टिव है, एज वी नो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देना वो जो कॉपर जो है वो दूसरे एलिमेंट से जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स लेना काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। सो कॉपर को अपने इलेक्ट्रॉन की काफ़ी ज़्यादा चाहत है, वो रिडक्शन करना चाहता है। सो हमारे पास अगेन कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे दैट आर रिएक्टिव, वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और वो रिएक्टिव इसलिए हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन है उसके अंदर कॉपर मौजूद है, तो वो उसके अंदर डिज़ोल्व कर सकते हैं। कॉपर के इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे किया जाता है इसकी हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से करते हैं। जब हम लोग करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, तो हम एक्चुअली में यही करते हैं कि कॉपर इलेक्ट्रोड की मदद से हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, हमें कॉपर इलेक्ट्रोड की मदद से जो इम्प्योर कॉपर हम लोग लेते हैं ज़मीन से उसको प्यूरिफाई करते हैं। कैसे? सो लेट अस सी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपना जो एक हम लोग बार लेंगे प्योर कॉपर की, तो ये हमने बार ले ली है प्योर कॉपर की, दिस इज़ प्योर कॉपर, और फिर हम लोग ये प्योर कॉपर हम लोग किसी भी और तरीके से ले आएंगे एंड देन उसके बाद हम लोग वो कॉपर लेंगे जो हमने अभी भी निकाला है, दैट इज़ इम्प्योर कॉपर। सो इसके अंदर कई सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, सिल्वर मिक्स है, गोल्ड मिक्स है, कुछ इस तरह से चीज़ें मिक्स हैं। अभी मैं इसको एक बार ही बना देता हूँ, लेकिन इसके अंदर कई सारी इम्प्योरिटीज़ मिक्सड हैं। ये प्योर कॉपर नहीं है, कोई 99.9% प्योर कॉपर नहीं है। सो दिस इज़ इम्प्योर कॉपर। नाउ ये इंपॉर्टेंट है कि आप किस कॉपर को कहाँ पर प्लेस करेंगे। हम लोग प्लेस करेंगे अपने जो प्योर कॉपर है हम लोग उसको प्लेस करेंगे एट द कैथोड, और जो हमारा इम्प्योर कॉपर है हम लोग उसको प्लेस करेंगे एट द एनोड। ओके, एंड देन ऐसा हम क्यों करेंगे अभी हम देखते हैं, फिर ऊपर हमें एक ऑफकोर्स एक बैटरी लगानी पड़ेगी। सो ऊपर हम लोग एक बैटरी लगा देंगे, दिस विल बी प्लस एंड दिस विल बी माइनस। ओके, सो ये ऑटोमेटिकली बिकम्स प्लस। ओके, नो हमें ऑपोजिट करना पड़ेगा, बैटरी को ऑपोजिट लगाना पड़ेगा, माइनस प्लस, दिस इज द कैथोड एंड दिस इज द एनोड। ओके, सो अब हम आप लोग देखें तो दीज आर आवर टू इलेक्ट्रोड्स, एक प्योर कॉपर से एक इम्प्योर कॉपर से हैं, तो दोनों कॉपर, तो दीज आर आवर इलेक्ट्रोड्स। हमें जिस चीज़ की इलेक्ट्रोलाइसिस करनी थी दैट वाज डिल्यूट कॉपर सल्फेट, सो हम अंदर डालेंगे कॉपर सल्फेट। अगेन हमारे पास आइंस होंगे Cu2+, SO4-2, H+ और OH-। शायद अब आप सोच रहे होंगे कोई सी तरह से अट्रैक्शन हो, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही ऑपोजिट, बिल्कुल ही अलग काम होता है, क्योंकि अब कॉपर खुद से पार्टिसिपेट करना शुरू कर देगा। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव साइड, दिस विल पुश इलेक्ट्रॉन्स। सो नेगेटिव यहाँ पर ये जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करना चाहता है। ये जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पुश करेगा दैट विल बी कॉपर। हमने पहले देखा था हाइड्रोजन के अंदर ये पुश नहीं करेगा, दिस विल पुश इन द कॉपर। एट कैथोड हमारे पास क्या होगा कि Cu2+ 2E- टू फॉर्म कॉपर। सो ये तो काफ़ी उसी तरह का है जितना हमारे पास पहले हुआ था। इधर तो यहाँ पर हमारे पास कॉपर बनना शुरू हो जाएगी, कॉपर प्योर कॉपर के ऊपर ही प्योर कॉपर बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि और कोई तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं। सो एक किस्म से हमारे पास ये कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। एनोड पर क्या होगा, यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि इनको बुलाकर इनसे इलेक्ट्रॉन्स लेगा, बल्कि
क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सक इन किए जा रहे हैं और कॉपर खुद से रिएक्शन कर सकता है, वो खुद से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। तो यहाँ पर ज़बरदस्ती कॉपर से इलेक्ट्रॉन्स छीन लिए जाएंगे और इनके बजाय कॉपर से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो छीन कर कॉपर को इधर भेज दिया जाएगा Cu2+। तो कॉपर यहाँ पर जो प्योर कॉपर मौजूद होगा उसको आहिस्ता आहिस्ता इधर भेजना शुरू कर दिया जाएगा, वो इसके अंदर डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। जो बाकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो वहीं बचनी शुरू हो जाएंगी। इम्प्योरिटीज़ इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनका सोल्यूशन हमने यहाँ पर चूज़ ही नहीं किया। हमने यहाँ पर चूज़ किया था कॉपर सल्फेट, और कॉपर यहाँ पर इसलिए आ पा रहा है क्योंकि वो डिज़ोल्व हो सकता है इन कॉपर सल्फेट। बाकी इम्प्योरिटीज़ कॉपर सल्फेट में डिज़ोल्व ही नहीं हो सकती, तो ऑटोमेटिकली वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देने से गुरेज करेंगी। सो कॉपर यहाँ पर हमारे पास आना शुरू हो जाएगा, कॉपर के आयंस, और यही कॉपर के आयंस वापस उधर जाकर जो है वो इधर कॉपर चढ़ाना शुरू हो जाएंगे। सो ऑटोमेटिकली इधर से जितना भी प्योर कॉपर था वो मूव करके आयंस की शक्ल में वापस इधर जमना शुरू हो जाएगा, और एट द एंड एनोड हब से हमारे पास नीचे एक स्लाइम बच जाएगा जिसके अंदर तमाम इम्प्योरिटीज़ होंगी, गोल्ड वगैरह, और बाकी तमाम का तमाम प्योर कॉपर इधर जमा हो चुका होगा इलेक्ट्रोलिसिस के एंड में। सो एट कैथोड क्या होगा कि कॉपर विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यही कॉपर फिर उधर जाकर वापस कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर बट विद अ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड दैट इज कॉपर इलेक्ट्रोड, और इसको हम यूज़ करते हैं इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर कॉपर। ओके, नेक्स्ट ऐसे लो, predict the identity of products of electrolysis of a halide compound in dilute or concentrated solution। so यहाँ पर अब हमें ये एक स्किल डेवलप करना है कि जिसमें हम प्रिडिक्ट कर सकें कि जब भी किसी इलेक्ट्रोलिसिस होगा किसी हेलाइड कंपाउंड का इन जनरल, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। हेलाइड कंपाउंड मीन्स एक कंपाउंड जिसके अंदर हैलोजन है। अ गुड एग्जांपल इज सोडियम क्लोराइड, इसके अंदर हैलोजन मौजूद है क्लोरीन, दिस इज अ हेलाइड। अनदर इज पोटाशियम क्लोराइड, अनदर कुड बी sodium bromide, so yes, sodium bromide is another example। so इस तरीके से हमारे पास कई सारे एग्जांपल्स हो सकती हैं हेलाइड कंपाउंड्स के, काफ़ी ज़्यादा हैं। पोटाशियम ब्रोमाइड हो सकता है KBr। सो हमें सिर्फ ये स्किल डेवलप करना है कि जब कोई भी हमारे पास हेलाइड कंपाउंड आए तो हम फ़ौरन बता सकें कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, कोई हमें सोचना ना पड़े। एक क्या ऐसी कोई ख़ास बात है जो इन सब में कॉमन है जिससे हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकेंगे इनका इलेक्ट्रोलिसिस कैसा होगा। हम ऑलरेडी कर चुके हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसका मैं कॉन्सेंट्रेटेड का किया था, हम अभी देखते हैं इसके डिल्यूट का भी कैसे होगा। सो यस, देयर इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। जब हमारे पास डिल्यूट हमारे पास सोल्यूशन होगा, सो एट द एनोड दैट इज़ द पॉजिटिव साइड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सिंपल है हमारे पास जो है जिनको अट्रैक्ट किया जाएगा वो होगा एक तो हैलोजन, क्योंकि इनमें जो नेगेटिव साइन वाले हैं ऑलवेज वो होंगे हैलोजन, और ये जो दूसरे हैं दे विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो जो हैलोजन हैं दे आर ऑलवेज नेगेटिव। सो एक तो हैलोजन आएगा एनोड की तरफ अट्रैक्ट होकर, और एक दूसरा होगा OH- आइन जो कि हमेशा कॉमन होगा। हैलोजन्स जो हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये आ रहे हैं उसके लिए ऑक्सीडेशन के लिए, जो हैलोजन्स हैं वो इतने ऑक्सीडेशन की चाहत नहीं रखते। OH- जैसे मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन की चाहत रखते हैं, तो डिल्यूट में तो हमेशा OH- ही होगा चाहे जो मर्जी हैलोजन हो। सो हेलाइड कंपाउंड में चाहे वो जो कोई भी है, जब डिल्यूट होगा तो एनोड में हमेशा हमारे पास जो चीज़ प्रोड्यूस होगी दैट विल बी ऑक्सीजन गैस। OH- की ऑक्सीडेशन से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। सो दिस विल बी ऑक्सीजन गैस प्लस 2H2O प्लस 2E- प्लस 4E-। सो दिस इज आवर रिएक्शन। डिल्यूट होगी जब भी कोई सोल्यूशन ऑफ एनी, ये तो मैंने 4 लिखे हैं, एनी हेलाइड कंपाउंड, तो हमेशा एनोड पर यही प्रोड्यूस होगा। व्हाट विल बी प्रोड्यूस एट द कैथोड, जैसे हमने देखा था ऑलरेडी इन द सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, जो हमारे पास कैथोड की तरफ जाएंगे आयॉन्स, एक होगा हाइड्रोजन आयन और एक दूसरा होगा हमारे पास इनमें से एक सोडियम पोटाशियम या कोई और मेटल आयन। पॉजिटिव हैलोजन तो नहीं आएगा, दैट इज नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव आता है। सो ऑलवेज डिल्यूट में हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस होगा, क्योंकि हाइड्रोजन ऑलमोस्ट ऑलवेज इन सबसे ज़्यादा रिडक्शन की चाहत रखता है। सो इधर जो कैथोड पर रिड्यूस होगा दैट विल ऑलवेज बी हाइड्रोजन। सो ऑलवेज हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस होगी। सो दिस इज द जनरल रूल। कोई भी हेलाइड कंपाउंड हो अगर वो डिल्यूट है तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी, और अगर वो डिल्यूट ही है तो कैथोड पर हमेशा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। सो दिस इज द जनरल रूल, जो मर्जी हेलाइड कंपाउंड है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेटेड, इसकी तो एक एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं विद सोडियम क्लोराइड, हमने इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया था विद कॉन्सेंट्रेटेड। लेट अस सी के कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होगा। सो कॉन्सेंट्रेटेड सिर्फ एक ही चेंज होगा और वो होगा एनोड पर।
एनोड पर क्या होगा कि ऑल्दो अभी भी OH माइनस ही जो है वो ज़्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहता है, लेकिन चूँकि मिकदार बढ़ जाती है, तो OH माइनस की जो चाहत है वो सिर्फ़ हल्की सी ही कम है विद हैलोजेंस, तो मिकदार उसको ओवरकम कर देती है। क्योंकि ये कॉन्सन्ट्रेटेड है, सो अब यहाँ पर हमारे पास हैलोजन जो है वो हमारे पास ऑक्सीडाइज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हैलोजन ले लेते हैं, जैसे क्लोरीन, जैसे हमने कॉन्सन्ट्रेटेड सोडियम क्लोराइड में देखा था, तो हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन जो है वो रिड्यूस हुआ था। नहीं, कुछ इस तरीके से Cl माइनस। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास एनोड पर। व्हाट अबाउट द कैथोड? कैथोड पर अब भी हमारे पास हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस होगी, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड के कॉन्सेंट्रेशन में देखा था। ऑल्दो अब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुकी है इनकी, लेकिन फिर भी वो काफ़ी नहीं, क्योंकि इनकी चाहत जो रिडक्शन की चाहत है वो बहुत ही कम है, हाइड्रोजन की बहुत ज़्यादा है, सो फिर कॉन्सेंट्रेशन भी काम नहीं आती और अब भी हमारे पास हाइड्रोजन ही प्रोड्यूस होगा। तो दिस इज द जनरल रूल। जब भी आपके पास कोई हेलाइट कंपाउंड होगा, अगर वो डिल्यूट है तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीजन और कैथोड पर हमेशा हाइड्रोजन, और अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड है तो एनोड पर हमेशा क्लोरीन और कैथोड पर हमेशा हाइड्रोजन गैस। एनोड पर हमेशा वो उस हैलोजन की गैस, ब्रोमीन है गैस नहीं, मतलब जो भी हो गई, लेकिन उस हैलोजन की, और वो हैलोजन हमेशा डुप्लेट्स में होते हैं, 2 में होते हैं। सो वो हैलोजन प्रोड्यूस होगा और कैथोड पर हमारे पास वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ओके, सो नेक्स्ट SLO. Next SLO is construct ionic half equations for reaction at either electrode. इन दोनों इलेक्ट्रोड में से एनोड और कैथोड जो हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इन इलेक्ट्रोलिसिस, इनमें से किसी भी इलेक्ट्रोड की अपने आयोनिक हाफ इक्वेशंस बनानी है, जो हम अब तक बहुत ज़्यादा बना चुके हैं, सब अब तक आपको खुद ब खुद ही आ गई होंगी। आयोनिक हाफ इक्वेशंस वही कि हमने बताया एनोड के ऊपर सिर्फ वो उस आयन के साथ क्या होगा, हमें फुल रिएक्शन नहीं लिखी, सिर्फ हाफ इक्वेशन लिखी है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है तो 2H आयंस थे, इनके अंदर हमारे पास जो है ऐड होगा 2E माइनस एंड दिस विल प्रोड्यूस H2। बस एक रूल ये है कि कभी भी आप इनमें माइनस इंक्लूड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें हाफ रिएक्शन बनानी थी ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन के हमारे पास 2 Cl माइनस आयंस थे, एंड देन ये अब 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, सो हम कह सकते हैं ऐसे जस्ट 2E माइनस 2E इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनसे माइनस हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये प्रोड्यूस कर देंगे Cl2, विच मेक सेंस, इनसे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हुए, इसने Cl2 प्रोड्यूस कर दिया। लेकिन रूल ये है वी विल नेवर यूज माइनस, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे जैसे दोनों तरफ हम +2E को ऐड कर देते हैं, सो दिस बिकम्स 2Cl माइनस, इधर से +2E को ऐड किया, दिस बिकम्स, ये ख़त्म हो जाएगा, एंड इसको हम लिखेंगे एज Cl2 + 2E माइनस। सो ये हमने हाफ जो रिएक्शन बनाई है, दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। ये कह रहा है कि Cl माइनस से हम शुरू हो, ये टूट गया, इन दोनों में ये टूट गया है, इसमें टूट गया, और जो बाकी बचे इनमें टूट गया है। ये यहाँ पर हमने इसको इधर लिखा क्योंकि ये प्लस के साथ इधर लिखा जाता है, अगर हम इसको उधर लिखते तो ये माइनस में बदल जाता, हमें इस तरह से नहीं करना है। ये दोनों मिलकर इन्होंने ये बना दिया है। ओके, इस तरह से हम आयोनिक हाफ इक्वेशंस जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट SLO इज डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। सो नाउ वी हैव इलेक्ट्रोप्लेटिंग विच इज सिंपली, उसमें हमने ये करना है कि एक मेटल को या एक सब्सटेंस को हमें दूसरे सब्सटेंस के ऊपर चढ़ाना है यूजिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे अक्सर ज्वेलरी में किया जाता है कि नीचे हमारे पास कॉपर की रिंग है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो गोल्ड को इलेक्ट्रोप्लेट कर दिया जाएगा, गोल्ड की एक थिन लेयर चढ़ा दी जाएगी, तो हम कहेंगे दिस इज आर्टिफिशियल ज्वेलरी यूजिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हाउ? सो लेट अस सी। आपने करना सिर्फ ये है कि एट द कैथोड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज हल्की फुल्की उस तरह की है जिस तरह हमने इम्प्योर कॉपर को प्योर कॉपर में बदला था। कैथोड पर आपने रखना है अपने उस मेटल को जिसको आपने उस चीज़ को जिसको आपने इलेक्ट्रोप्लेट करना है, थिंग टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, जिसके जैसे कॉपर रिंग थी जिसके ऊपर आपने दूसरे मेटल को चढ़ाना है, वो मेटल। एंड देन एट द एनोड आपने रखना है उस मेटल को जिसको आपने दूसरे पे चढ़ाना है। सो लेट अस कॉल इट मेटल एक्स, या द मेटल दैट हैज़ टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन द सब्सटेंस। सो मेटल एक्स मैं उसको कह रहा हूँ। एंड देन जो आपके पास सोल्यूशन होगा वो एक ऐसा सोल्यूशन होगा जिसके अंदर मेटल एक्स डिजॉल्व कर सके। सो मेटल एक्स डिजॉल्व्स, तो एक ऐसा सोल्यूशन इन विच मेटल एक्स कैन डिजॉल्व, एक ऐसा सोल्यूशन आपने लेना है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। सो लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। हमें सिल्वर को इलेक्ट्रोप्लेट करना है ऑन कॉपर रिंग, कॉपर की रिंग है लेकिन उसको हमें ऐसे दिखाना है जैसे सिल्वर की रिंग है, तो बहुत टाइनी सिल्वर हो सकता है, सिर्फ एक एटम थिन तो नहीं होगा लेकिन बहुत ही थिन
1 मिलीमीटर थिन हमें लेयर उसके ऊपर चढ़ानी है। हाउ? यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक टब लेंगे और उसके अंदर हम एक ऐसा सॉल्यूशन रखेंगे जिसके अंदर सिल्वर डिसॉल्व हो सकता है। फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट इज अ गुड सॉल्यूशन, AgNO3। ओके, ये हमने ले लिया नीचे एज द सॉल्यूशन। इसके अंदर हमारे पास अब सिल्वर के आयंस जो हैं वो इसके अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। प्लस हमें लेना है एक 2 इलेक्ट्रोड्स। एज ऑलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस में उन्हें तो लेना ही है। हमने बता दिया है कि कैथोड पर हमें उस चीज़ को रखना है जिसको हमें इलेक्ट्रोप्लेट करना है। फॉर एग्जाम्पल दैट इज द कॉपर रिंग, समथिंग लाइक दिस। तो मैं जिस तरह से एक रिंग को बना सकता हूँ मैं उसी तरह बनाऊंगा। उम्मीद है कि आपको पता चल रहा है कि ये एक रिंग है, पता नहीं क्या है। सो दिस इज समथिंग लाइक अ रिंग और इसको हम लोग ट्रीट करेंगे एज आवर इलेक्ट्रोड। सो दिस विल बी आवर कैथोड। कैथोड बनाने के लिए हमें इधर माइनस लगाना पड़ेगा बिकॉज इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कैथोड इज द माइनस साइन। सो दिस इज द माइनस, दिस इज द प्लस, दिस इज द कैथोड। कैथोड के ऊपर हमने लगा दिया है अपनी रिंग को एंड प्लस इधर अब हमें वो सब्सटेंस लगाना है जिसको हमने इसके ऊपर चढ़ाना है। तो दिस इज द कॉपर रिंग। तो इधर हम लोग अपना सिल्वर लगाएंगे। सिल्वर किसी भी शेप में लगा दें। मैं फॉर एग्जांपल हम सिल्वर बार लगाते हैं एट द एनोड। अब क्या होगा? सो दिस इज क्लियरली ये पॉजिटिव साइड है। सो अब क्या होगा कि इधर से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो खींचे जाना शुरू होंगे और यहाँ पर से जब इलेक्ट्रॉन्स खींचे जाना शुरू होंगे तो चूंकि सिल्वर ये सिल्वर का है, सो सिल्वर इज अ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है। यही अपने इलेक्ट्रॉन्स देना शुरू कर देगा एंड एज Ag+ ये इस सोल्यूशन में आना शुरू कर देगा क्योंकि ये हमारे पास AgNO3 है। सो ये ऑटोमेटिकली ये सोल्यूशन के अंदर आ सकता है, डिजॉल्व हो सकता है। कैथोड पर क्या होगा कि कैथोड पर हमारे पास जो है वो कॉपर लगाई गई है। सो कॉपर इज नॉट, इस केस में इट इज़ नॉट अ रिएक्टिव सब्सटेंस क्योंकि हमारे पास कॉपर इसमें डिजॉल्व नहीं हो सकती। सो दिस इज नॉट अ रिएक्टिव इन दिस केस। तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो खींचे जाना शुरू होंगे। वट विल हैपन कि यहाँ पर से अब मजबूरन सिर्फ एक सिल्वर ही ऑप्शन बनती है जो इधर है। सो सिल्वर जो यहाँ पर टूट रही थी वो इधर आना शुरू हो जाएगी और ऑलरेडी इधर भी प्रेजेंट थी वो भी आना शुरू हो जाएगी, लेकिन ज़ाहिर है वो ख़त्म हो जाएगी तो उसको ये चीज़ रिप्लेस करती जाएगी। सो सिल्वर इधर आएगा एंड देन सिल्वर इधर अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, वो सिल्वर मेटल बनेगा और इसके ऊपर चिमटना शुरू हो जाएगा। तो ये सिल्वर चिमटना शुरू हो रहा है, अंदर भी चिमटना शुरू हो जाएगा। हर तरफ हमारे पास सिल्वर जो है वो चिमटना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से एट द एंड ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा और तमाम का तमाम सिल्वर इधर ऊपर चिमट जाएगा, लेकिन इधर वो बहुत थिन लेयर्स में चिमटेगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि तमाम का तमाम सिल्वर इधर चिमट गया, वो हर तरफ इक्वली ग्रेजुअली चिमटेगा। जब हम देखेंगे कि ऑलरेडी इनफ सिल्वर चिमट चुका है तो हम इसको बंद कर देंगे, बैटरी बंद कर देंगे। ओके, तो हम लोग देखते हैं हमारे पास एनोड पर क्या रिएक्शन हुई, क्या हाफ रिएक्शन हुई। ऑलरेडी हमने देखा है हाफ रिएक्शंस को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। एनोड पर सिंपली हमारे पास जो सिल्वर था उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, माइनस नहीं लिखेंगे, वी विल राइट इट एज Ag+ और एक ही इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। एंड एट द कैथोड हमारे पास अब इन Ag+ आयंस ने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं, इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं। तो ये मुझे लगता है कि मैंने उल्टा बना दिया। ओ यस, इधर ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को देगा। सॉरी, ये बस मैंने एक उल्टी चीज़ बना दी। ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, Ag+ को इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएंगे। सो हाँ, सो इधर हमारे पास Ag+ था, उसको इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा +E- टू फॉर्म Ag विच इज सिल्वर। ओके, सो ये मैंने एक मिस्टेक कर दी थी जिसने थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी। ओके, एनीवेज, सो दिस इज़ आवर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस जिसके अंदर हमने एक एग्जांपल ली कि कैसे हम लोग सिल्वर को प्लेट कर सकते हैं ऑन टू एनी, मतलब किसी और भी मेटल को कर सकते हैं। टिन को हम अक्सर प्लेट करते हैं। एनीवेज, सो दिस इज द प्रोसेस। एनोड के ऊपर हमारे पास उस मेटल ने आयन में कन्वर्ट हुआ और वो फिर आयन जाकर कैथोड पर वापस उस मेटल में कन्वर्ट हो गया और इसके ऊपर चिमटना शुरू हो गया। ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऐसे इन्होंने एप्लीकेशंस भी कही हैं। सो व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस? बहुत ही सिंपल एक एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी देख ली इन ज्वेलरी। ज्वेलरी में क्योंकि प्योर सिल्वर, प्योर किसी भी प्रेशियस मेटल की काफ़ी महंगी होगी। सो ज्वेलरी, आई थिंक मॉडर्न इंग्लिश में ये स्पेलिंग है, पिछली इंग्लिश में कोई और स्पेलिंग भी होते थे। तो ज्वेलरी, उसकी एक एप्लीकेशन ये है। देन इसके अलावा इसको यूज़ किया जाता है ऑन फूड कैंस।
फूड कैन्स के ऊपर टिन को प्लेट किया जाता है, जैसे कोई फूड की कैन है या किसी भी चीज़ की केन है जिसके अंदर पानी वगैरह है, उसके ऊपर प्लेट किया जाता है छोटा-सा टिन को। टिन का पूरा नहीं बनाया जाता, बहुत महँगा पड़ जाएगा, लेकिन टिन को प्लेट किया जाता है ताकि वो कोरोड ना हो, उसको ज़ंग ना लगे, प्लस टिन एक नॉन टॉक्सिक मेटल भी है। फूड कैन्स के ऊपर इसको जो है वो इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है। ओके, और हाँ, इसके साथ-साथ ज्वेलरी में मैंने हल्का सा ज़िक्र किया है, लेकिन ज्वेलरी को क्यों इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है कि आप एक इनएक्सपेंसिव मेटल पे, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपर के ऊपर एक बहुत ही एक्सपेंसिव मेटल को प्लेट कर देंगे, वो लगेगा कि वो एक एक्सपेंसिव मेटल का है। और अक्सर जो आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी है जो इलेक्ट्रोप्लेट करके बनाई जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा अरसे तक चलती भी है, क्योंकि उसके ऊपर एक्चुअल मेटल होता है। हालाँकि बेशक एक कम लेयर ही क्यों ना हो, लेकिन वो होगा प्योर मेटल जो उसके ऊपर होता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपर के ऊपर सिल्वर हम कर सकते, जैसे हमने ऊपर देखा सिल्वर ऑन कॉपर, हम लोग गोल्ड कर सकते हैं ऑन कॉपर या किसी भी और इनएक्सपेंसिव मेटल पे, और हम लोग इस तरह से प्लैटिनम भी कर सकते हैं। सिल्वर ऑन कॉपर की हमने ऊपर एग्जांपल देखी। फूड कैन्स में हम यूजुअली टिन को करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड टिन प्लेटिंग। इसके अलावा हम लोग इसको मेडिकल अप्लायंसेस में भी कर सकते हैं। जो मेडिकल की चीज़ें होती हैं, जैसे मेडिकल के टूल्स वगैरह, अ, उनके अंदर वो लोहे के बने होते हैं, लेकिन उन पे ज़ंग लग सकता है और इससे इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है, तो उनके ऊपर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है ताकि वो कोरोजन से बच सकें। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में ये यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सर्टेन मटेरियल पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है ताकि उनकी सेफ्टी इंश्योर की जा सके। इसके अलावा आपके पास ये यूज़ होता है इन किचनवेयर या क्रैकरी शायद क्रॉकरी, तो किचनवेयर एंड क्रॉकरी। ओके, एंड मैं फिर बताना भूल गया, मेडिकल टूल्स में हम लोग कौन से मटेरियल्स को ऊपर प्लेट कर सकते हैं। अगेन हम लोग ऐसे टूल्स को प्लेट करेंगे जिनसे जंग बचाया जा सके। गोल्ड को प्लेट किया जाता है, और जंग के अलावा उनको थोड़ा, उनके अंदर और भी कई सारे फ़ायदे होंगे, वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव वगैरह ना हो। गोल्ड को यूज़ किया जाता है, सिल्वर को यूज़ किया जाता है। इनके मेडिकल टूल्स नहीं बनाए जा सकते क्योंकि वो बहुत महंगे हो जाएंगे, तो इनको हम लोग ऊपर डायरेक्टली प्लेट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अगेन जो है कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करना होता है, और अगेन कोरोजन वगैरह को बचाना होता है। एक तो तरीका था कि हम इनको प्योर उसका बना देते, उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन वो महँगा बहुत होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी गोल्ड वगैरह को और सिल्वर, प्लैटिनम, इन सब्सटेंसेस को यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप कॉपर को भी यूज़ कर सकते हैं। किचनवेयर में जो चमचे वगैरह होते हैं, उनकी भी लुक बढ़ाने के लिए और उनको ज़ंग से भी बचाने के लिए हम लोग अक्सर उनको प्लेट करते हैं विद सिल्वर और समटाइम्स इवन विद गोल्ड। ओके, स्टेनलेस स्टील। ऐसे तो गोल्ड से भी किया जा सकता है उनको अच्छा लगाने के लिए। स्टेनलेस स्टील। ओके, इसके बाद हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं इन इंडस्ट्रीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हो सकते हैं टूल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल नेल्स, जो कील होते हैं उनके ऊपर हम ज़िंक प्लेटिंग कर सकते हैं, और भी टिन प्लेटिंग भी कर सकते हैं। ज़िंक और टिन को यूज़ किया जाता है मेनली टू अवॉइड कोरोजन। ज़िंक प्लेटिंग जिसको गैल्वेनाइज़िंग कहा जाता है। ओके, इसके अलावा हम लोग इसको गाड़ियों वगैरह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी में जो बम्पर्स होते हैं, दे आर क्रोमियम प्लेटेड। एनीवेज़ दीज़ आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जहाँ पर भी हमें कॉस्ट बचाकर उस मटेरियल की जो यूजेज़ हैं उनको लाना है, तो हम बस उसकी एक थिन लेयर ऊपर प्लेट कर देते हैं, क्रोमियम प्लेटेड बम्पर्स। ओके, नेक्स्ट एसएल। नेक्स्ट है स्केच अ स्कीमेटिक डायग्राम फॉर अ वोल्टेइक सेल, ईजी यानी वोल्टेइक सेल की एक एग्जांपल है डैनियल सेल। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा व्हाट आर वोल्टेइक सेल्स, जिन्हें गैल्वानिक सेल्स भी कहा जाता है, इन्हें डैनियल सेल्स नहीं कहा जाता, ये क्या है ये हम बाद में देखते हैं। बट वोल्टेइक सेल्स, जिन्हें गैल्वानिक सेल्स भी कहा जाता है, और जिनको बैटरी भी तस्वुर किया जा सकता है। बैटरी बस ढेर सारे वोल्टेइक सेल्स को मिलाकर एक सिंगल यूनिट बना देना। तो वोल्टेइक सेल्स या गैल्वानिक सेल्स, या सिंपल अल्फाज में बैटरियाँ जो आप एक आम सेल देखते हैं, हम अब तक इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते रहे थे तो उसमें ऊपर हम लोग एक बैटरी लगाते रहे थे, लेकिन अब हम लोग ये देखेंगे कि वो बैटरी कैसे काम करती है। हमने पहले देखा कि बैटरी का जो नेगेटिव है दैट विल पुश इलेक्ट्रॉन्स, और जो पॉजिटिव है दैट विल सक इलेक्ट्रॉन्स। मैं तो सीधा कह सकता हूँ अंदर लेगा। सो हाउ हाउ विल दिस वर्क, कि कैसे एक बैटरी ये काम करेगी। ऊपर हम यही कहते रहते कि ये करती है, लेकिन अब हम एक्चुअली में देखेंगे कि बैटरी के अंदर क्या होता है। पहले हमने देखा एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल को, अब हम लोग एक वोल्टेइक सेल को देखेंगे। सो दिस इज़ हाउ अ बैटरी लुक्स, और काफ़ी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह ही लगती है। आप शायद कंफ्यूज हो जाएँ कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर ही एक छोटा सा ऊपर वोल्टेइक सेल मौजूद होता है। सो एनीवेज़
इसकी एक एग्जांपल हम लेते हैं वोल्टेज सेल की इसको समझने के लिए, दैट इज़ डैनियल सेल। डैनियल सेल एक ख़ास टाइप ऑफ वोल्टेज सेल है जिसके अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स हैं, और इसके अंदर भी इलेक्ट्रोड्स होते हैं वोल्टेज सेल के अंदर, जो इलेक्ट्रोड्स हैं दे आर जिंक एंड कॉपर। तो दीज आर द इलेक्ट्रोड्स। अगर आप ये यूज़ करेंगे तो उस वोल्टेज सेल को डैनियल सेल कहेंगे। सो लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले आपने ये करना है सिंपली कि आपने एक टब लेना है। ओके, हमने ले लिया। इसके अंदर आपने पुट इन करना है अपना जो भी सब्सटेंस है, दैट इज़ आपने सबसे पहले अपना इलेक्ट्रोड रखना है। सो दैट्स इट, दिस इज इलेक्ट्रोड, दिस इज जिंक, क्योंकि हम एक जिंक ले रहे हैं। एंड देन आपने एक सोल्यूशन डालनी है। उसके ये सोल्यूशन के अंदर ये जिंक का जो मेटल है दिस शुड बी डिजॉल्वेबल। तो फॉर एग्जाम्पल इस केस में दिस विल बी जिंक सल्फेट, एक ऐसी सोल्यूशन जिसके अंदर जिंक मौजूद है। फिर हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल इधर ही एक और दूसरा जो है वो टब लेना है, एंड इसके अंदर हम लोग डालेंगे अपना कॉपर। सो वी विल पुट आवर कॉपर हियर। एंड इधर हम लोग अब एक सोल्यूशन डालेंगे कॉपर सल्फेट का जिसके अंदर कॉपर डिसॉल्वेबल है। अब सबसे पहले हम इनको कोई कनेक्ट नहीं करेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि इनके अंदर अलग-अलग क्या होगा। जब हम ज़िंक को डालेंगे ज़िंक सल्फेट में तो क्या होगा, एक बहुत ही टाइनी केमिकल रिएक्शन होगी जो हमें बिल्कुल नोटिस नहीं करेंगे और फिर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। होगा ये कि एट द सरफेस इस जगह पर ज़िंक को जो इलेक्ट्रॉन्स देना है ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ज़िंक को ज़िंक सल्फेट में रहना ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू ज़िंक मेटल, और चूँकि उसको अब एक यहाँ पर रास्ता मिल गया है, सो एट द सरफेस ज़िंक जो है वो इसके अंदर डिज़ॉल्व होगा हल्का-फुल्का, और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अकोमोलेट होंगे, बहुत टाइनी एट द स्टार्ट। लेकिन होगा ये कि अगर तो ये रिएक्शन चलती रहती तो तमाम ज़िंक ख़त्म हो जाता और तमाम के तमाम ज़िंक जो हैं वो इधर आयन्स में बदल जाते, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद जब हल्के-फुल्के आयन्स इधर आ जाएँगे, हल्का सा ज़िंक यहाँ लूज़ हो जाएगा, ज़िंक के ऊपर ऑफ कोर्स एक माइनस चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसके ऊपर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये माइनस वापस कुछ ज़िंक के जो 2+ आयन्स हैं इनको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स डालना शुरू कर देगा। सो विद टाइम कुछ लूज़ कर रहे होंगे और कुछ वापस आ रहे होंगे, तो एट द एंड एक इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा इन दोनों के दरमियान। Zn 2+ प्लस 2e माइनस, बल्कि मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ कि Zn ज़िंक था और एक इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा बिटवीन Zn 2+ प्लस 2 माइनस। तो कुछ इधर यहाँ से यहाँ चले जाएँगे, कुछ यहाँ से यहाँ चले जाएँगे। एट द एंड कुछ थोड़ी देर बाद आपके पास एक इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा। हल्का-सा ज़िंक इधर जा चुका होगा, लेकिन फिर मज़ीद कोई ज़िंक नहीं जाएगा क्योंकि जितना ज़िंक जाएगा उतना वापस आ जाएगा। एट द एंड हल्का-सा एक बहुत ही टाइनी माइनस चार्ज इधर होगा, एंड देन एक बहुत ही टाइनी पॉजिटिव चार्ज इधर होगा। बहुत ही टाइनी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये चीज़ हुई होगी क्योंकि बहुत ही जल्दी इसको रोक लिया जाएगा थ्रू दिस। कॉपर पर क्या होगा? और हाँ, एक चीज़, ये हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज़ करेंगे 1 मोलर का, तो तब ये चीज़ होगी। ऑल्दो अगर हम लोग 1 मोलर का ना यूज़ करें, 2 मोलर यूज़ करें तब भी यही चीज़ होगी, लेकिन थोड़ा-सा जो सिस्टम है वो चेंज होगा। तो हम लोग यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले रहे हैं 1 मोलर का क्योंकि बाद में हमें इन्हें कनेक्ट करना है। सो यहाँ पर अब हम लोग कॉपर पे देखते हैं। कॉपर पे बिल्कुल इसके उलट होता है। कॉपर को ज़्यादा पसंद है इस तरह रहना, कॉपर मेटल में वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखना ज़्यादा पसंद करता है। तो एक्चुअली में जो कॉपर आयन्स हैं वो इधर उसके ऊपर आना शुरू हो जाएँगे और कॉपर इधर से जो कॉपर है इससे इलेक्ट्रॉन्स छीनना शुरू हो जाएँगे और यहाँ पर कुछ कॉपर बनना शुरू हो जाएगी। ऑफ कोर्स इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी 1 मोलर, हाँ। तो कुछ कॉपर इधर आना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगेन ज़िंक की तरह ये भी बहुत जल्दी रोक लिया जाएगा क्योंकि अब इसके ऊपर एक पॉजिटिव साइन आ जाएगा और ये जो पॉजिटिव साइन है ये जो कॉपर के आ रहे थे यहाँ पर आपके पास कॉपर के जो आयन्स आ रहे थे आने के लिए उनको वापस रिपेल करना शुरू कर देगा। तो एट द सेम टाइम हमारे पास दोनों रिएक्शन शुरू हो जाएंगे। एट द एंड हमारे पास बहुत ही टाइनी कॉपर यहाँ पर गेन होगा और उसके बाद हमारे पास एक इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा बिटवीन दिस अगेन। यस, सो समथिंग लाइक दिस। मैं इसको उल्टा लिखता हूँ क्योंकि शुरू ये कॉपर आयन्स ने किया था। ओके, समथिंग लाइक दिस। अब तक हमने कोई छेड़छाड़ी नहीं की, एक इक्विलिब्रियम रीच हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर एक छेड़छाड़ी करेंगे। हम ये करेंगे कि ज़िंक को एक वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे टू कॉपर। व्हाट विल हैपन? सो हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की एक नेचुरल टेंडेंसी है कि ये चार्ज की एक नेचुरल टेंडेंसी है, वो हमेशा अपने आप को बैलेंस करना चाहता है। इलेक्ट्रॉन्स एक अगर 2 साइड्स हैं, एक साइड पर इलेक्ट्रॉन, बल्कि इससे पहले मैं आपको पोटेंशियल्स लिख देता हूँ। तो सबसे पहले
इधर एक नेगेटिव साइन आ गया है तो ऑफ कोर्स इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाएगी, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगी, जिसका जो फिजिक्स का टॉपिक है। लेकिन हर चीज़ के लिए एक किसी चीज़ को रेफरेंस रखकर हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक पोटेंशियल बना सकते हैं पर कूलम ऑफ चार्ज, जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। लेकिन बुनियादी तौर पर बस हम एक नंबर असाइन करते हैं जो कि डिफाइन करेगा कि इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी पाई जा सकती है। वोल्ट्स में होगा, वोल्ट्स इज जूल्स पर कूलम, पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली इन जूल्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इन जूल्स पर कूलम, क्योंकि दिस इज चार्ज, तो पर कूलम कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मौजूद है, दैट इज सिंपली द पोटेंशियल एनर्जी। सो पर कूलम इधर हमारे पास जिंक में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, स्टैंडर्ड जब 1 मोलर होगा सो दैट इज प्लस, दैट इज नॉट प्लस माइनस 0.76 वोल्ट्स जूल पर कूलम विद रेफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसी चीज़ के साथ रेफरेंस पे मानी जाती है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी विद रेफरेंस है। यहाँ पर हम लोग क्या रेफरेंस लेते हैं, हम लोग रेफरेंस लेते हैं इलेक्ट्रोड्स में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हम लोग कहते हैं कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट इज 0 वोल्ट्स। रेफरेंस हम किसी भी चीज़ की ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों में हमें रेफरेंस सेम लेनी है ताकि जब वोल्टेज आए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आए तो वो सेम आए। कभी कभी हम इन्फिनिटी की लेते हैं नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिंपली हाइड्रोजन को असाइन कर देते हैं वैल्यू 0 वोल्ट्स, उसके रिलेटिव सबको नापते हैं। So this is minus 0.76 volts. Okay. This is the standard electrode potential of zinc. Okay. So माइनस 0.76 वोल्ट्स का मतलब ये भी है कि ये कम रिड्यूस होना चाहता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। जितनी आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होती है, उतना ही ज़्यादा आप रिड्यूस होना चाहते हैं, बिकॉज रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा उधर जाते हैं जिधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होती है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस 0.76। इधर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट इज कम्पेयर टू दिस हाइड्रोजन प्लस 0.34 वोल्ट्स। तो मैं अब तो इसको थोड़ा सा क्लियर लिखता हूँ, दिस विल बी प्लस 0.34 वोल्ट्स, और उसको भी मैं थोड़ा सा रेस करता हूँ, मैंने इधर वायर बनानी है, दिस इज माइनस 0.76 वोल्ट्स। तो ये हमारे पास पोटेंशियल जनरेट हुई हैं। अब हम लोग एक वायर को कनेक्ट करते हैं, ये एक रूल है फिजिक्स का कि इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस इनको रिपेल करेगा और पॉजिटिव इनको अट्रैक्ट करेगा। तो जब तक चार्ज बैलेंस नहीं हो जाता, सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होती, ये मूव करना शुरू करेंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ हमारे पास मूव करना शुरू कर देंगे। सबसे इंटरेस्टिंग काम ये होगा कि अगर तो सिर्फ ये इस तरह से होता माइनस और पॉजिटिव, तो ये बहुत कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स हैं, सिर्फ कोई इक्के दुक्के इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और ये वापस सब कुछ स्टेबल हो जाता है। लेकिन चूंकि हमारे पास ये सोल्यूशंस हैं तो ये चीज़ स्टेबल होने नहीं देंगे। यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जाना शुरू हुए तो इसका माइनस चार्ज खत्म होना शुरू हो गया। इसका मतलब कि ये जो माइनस था जो कि उन जिंक को रोक रहा था इधर जाने से, वो भी खत्म हो गया। तो ऑटोमेटिकली वापस से जिंक इधर जाना शुरू कर देगा ज़्यादा मिकदार में, ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मजीद फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रोड्यूस होना शुरू होंगे, और जब तक ये साइकिल चलती रहेगी मजीद फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रोड्यूस होते रहेंगे हत्ता कि जिंक खत्म हो जाए, जो कि एक बैटरी में हो जाता है जब वो डेड हो जाती है। सो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मजीद जनरेट होते रहेंगे अंटिल ये रुक जाए। एंड देन कॉपर पर भी उल्टा होगा, इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। सो जैसे जैसे ये आएंगे इधर पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा, तो वो जो चीज़ थी जो रोक रही थी मजीद कॉपर को इधर आने से, वो भी खत्म हो जाएगी। मजीद कॉपर इधर आएगा, मजीद फिर से पॉजिटिव चार्ज बनना शुरू हो जाएगा, और ये साइकिल चलती रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स जाते रहेंगे। सो हमने अंदर ये चीज़ करके एक बैटरी बनाई है जिससे हमने एक कंटिन्यूस साइकिल चला दी है इलेक्ट्रॉन्स की। हम लोग यहाँ पर वैसे वोल्टेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस सेल का क्या वोल्टेज होगा। वोल्टेज इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो फाइंड आउट करते हैं 3.4 वोल्ट्स माइनस 0.76 वोल्ट्स। जो मर्जी रेफरेंस हो वोल्टेज हमेशा सेम आएगा, क्योंकि वोल्टेज इज जस्ट द डिफरेंस। इन्फिनिटी होती तब ये वैल्यूज जरूर चेंज होती, वोल्टेज सेम होता। दिस बिकम्स 3.4 प्लस 0.76 1.1 वोल्ट्स। तो एक डैनियल सेल 1.1 वोल्ट्स प्रोड्यूस करता है इन आइडियल कंडीशंस। रियलिस्टिकली आपके पास 1 वोल्ट्स होते हैं, थोड़ा सा लूज हो जाता है इधर उधर हीट वगैरह में। तो एनीवेज दिस इज दी स्टैंडर्ड जो आपके पास वोल्टेज होगा फॉर अ डैनियल सेल 1.1 वोल्ट्स। एक चीज़ बस रहती है, वन मोर थिंग अगर आप नोट करें, सो दिस इज ऑल्सो बिकमिंग पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जिंक के पॉजिटिव आयंस एकोमुलेट होते जा रहे हैं एज इलेक्ट्रॉन मूव मजीद जिंक के आयंस आते जा रहे हैं। सो ओवरऑल तो ये पॉजिटिव हो रहा है, इसी तरह से ये भी नेगेटिव हो रहा है ओवरऑल। ये भी एक गड़बड़ करना शुरू कर देता है कि फिर मजीद ये जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं ये इनको भी खींचना शुरू कर देता है, और इलेक्ट्रॉन्स इधर आना शुरू हो जाते हैं, वो उधर उनको जाने नहीं देता। और इधर ये माइनस जो है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर आने नहीं देता, इनको यहाँ से धक्का लगाना शुरू कर देता है। इसको सॉल्व करने के लिए हम बस ये सिंपली ये चीज़ करते हैं कि एक हम ब्रिज बनाते हैं इन दोनों के दरमियान। एक पाइप होगा जिसको हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज।
इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम लोग एक सोल्यूशन डालेंगे, एक आयोनिक कंपाउंड के सोल्यूशन डालेंगे, जो कि जिसके अंदर सिंपली एक एनाइंस हो और कैटाइंस हो। फॉर एग्जांपल हम लोग डालते हैं इसके अंदर NaCl या सोडियम सल्फेट भी एक कॉमन सोल्यूशन है जो हम लोग नॉर्मली डालते हैं, Na2SO4 जो हम लोग कॉमनली डालते हैं इन द सॉल्ट ब्रिज। ये एक जेल होगी आयोनिक कंपाउंड की। इधर हम लोग कुछ कॉटन प्लग्स लगा देंगे ताकि ये इसके अंदर ही ना गिर जाए, कॉटन से सिप कर करके गिरे। लेकिन जब इसके अंदर ये मौजूद होगा सो हमारे पास Na पॉजिटिव आयंस होंगे और सल्फर के नेगेटिव आयंस होंगे। ये एक पाथ बना देंगे इन दोनों के दरमियान। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स तो जा नहीं सकते, लेकिन एज दिस बिकम्स पॉजिटिव, जो माइनस है वो ऑटोमेटिकली इस तरफ अट्रैक्ट होगा और आकर इसको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगा। तो अंदर भी एक आयंस का फ्लो शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ये न्यूट्रल रहेगा, इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होगा क्योंकि सल्फेट के आयंस माइनस इधर आना शुरू हो जाएंगे। सोडियम इज पॉजिटिव, इधर अगर नेगेटिव ज़्यादा बढ़ रहा था तो सोडियम इधर जाना शुरू हो जाएगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। एंड विद टाइम ये भी पॉसिबल है कि जो जिंक के 2+ थे वो इसको क्रॉस करके इधर जाना शुरू कर दें टुवर्ड्स कॉपर, और जो कॉपर के जो सल्फेट के माइनस आयंस थे इधर वो भी इसको क्रॉस करके उधर जाना शुरू कर दें। लेकिन एनीवेज हमने इस मसले को सॉल्व कर लिया है थ्रू दिस सॉल्ट ब्रिज, और अब हमारे पास एक कंटिन्यूस साइकिल चलती रहेगी इलेक्ट्रॉन्स की। वी विल कॉल दिस अ बैटरी, और ये खास वाली ये वाली बैटरी एक डैनियल सेल है। अगेन आप इसको सॉल्ट ब्रिज के बगैर ही बना सकते हैं, जैसे एक कॉमन डैनियल सेल आप बना सकते हैं। सॉल्ट ब्रिज के साथ बनाना एक आइडियल चीज़ है, लेकिन एक कॉमन डैनियल सेल जो अक्सर एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है, आप सिंपली एक गिलास लेते हैं, उसके अंदर कुछ पानी डालते हैं, उसमें कुछ नमक मिक्स करते हैं, सो दिस बिकम्स सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन। आप लोग दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, कोई भी दो मेटल के पीसेस, कोई ब्लेड्स ले सकते हैं, लेकिन उन दोनों को डिफरेंट मेटल्स का होना पड़ेगा। सो एक हम ले लेते हैं जिंक का, एक हम लोग ले लेते हैं कॉपर का, एंड मे बी आप उसको ऊपर एक बल्ब के साथ कनेक्ट कर देते हैं। एंड देन अगेन फिर आप देखते हैं कि आपके पास यहाँ पर ये बल्ब लाइट अप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर से आपके पास केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती हैं इधर उधर, और फिर आपके पास ये बल्ब लाइट अप हो जाता है। यहाँ पर आपको कोई सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं होगी, यहीं पर जो आपको आयंस हैं वो मूव करना शुरू कर देंगे। तो एनीवेज इधर हम लोग एनोड और कैथोड को भी लिख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो एनोड क्या है, एनोड इज़ द प्लेस जहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हो रहा है, सो यहाँ पर हो रहा है। ये जिंक जो है अपन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, सो दिस इज द एनोड। तो बैटरी में ये उलट है, एनोड इज द माइनस, पीछे एनोड वाज द पॉजिटिव, एंड इधर रिडक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जा रहे हैं, दिस इज द कैथोड। सो इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द एनोड टू द कैथोड इन द बैटरी। इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना, जो एनोड और कैथोड थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में वो डिफरेंट चीज़ें थी। सो एनीवेज दिस इज अ वोल्टेज सेल, इसकी स्कीमेटिक डायग्राम इस तरह बना सकते हैं। वोल्टेज सेल की डायग्राम बनाने का एक और तरीका भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये वोल्टेज सेल था, हमने इसकी डायग्राम बनानी है, हम इसको एक और तरीके से भी बना सकते हैं। उसमें हम ये करते हैं, बहुत ही सिंपल है, हम लोग अपने इलेक्ट्रोड्स लिखेंगे Zn और Cu। हम लोग इन दोनों के दरमियान एक लाइन लगाएंगे और वो आयंस लिख देंगे जिनके साथ ये अभी रिएक्शन कर रहे हैं, Zn प्लस, Zn2+ और Cu2+, और बीच में हम लोग दो लाइंस लगा देंगे सॉल्ट ब्रिज को इंडिकेट करने के लिए। सो ये भी एक डायग्राम है वोल्टेज सेल की, प्रीटी सिंपल, लेकिन ये तमाम डिटेल बता देती है। यहाँ पर आपके पास शुरू में होता है एनोड, यहाँ पर होता है आपके पास कैथोड, इलेक्ट्रॉन फ्लो इस तरफ होता है, बीच में सॉल्ट ब्रिज है, और एंड देन दिस इज द होल थिंग। और जो अगर आप फुल करंट का पाथ देखें तो मैं उसको इंडिकेट करता हूँ इसके ऊपर। यहाँ से करंट शुरू होगा, इस तरफ जाएगा, करंट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ चार्ज, यहाँ जाएगा, एंड देन करंट फिर इंटरनली इस तरफ जाएगा, क्योंकि इंटरनली भी आपके पास जो है वो चार्ज मौजूद कर रहा है, लेकिन इंटरनली दोनों तरफ जा रहा है, प्लस इस तरफ जा रहा है, माइनस इस तरफ जा रहा है। तो जो करंट है, हम हमेशा पॉजिटिव जो चार्ज है उसके फ्लो को हम लोग करंट कहते हैं। सो करंट को अगर हम लोग अब इंडिकेट करें, सो उसकी जो डायरेक्शन होगी, सो करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, लेकिन उसकी डायरेक्शन कन्वेंशनली जो है वो पॉजिटिव ली जाती है। सो जो करंट है, इट विल फ्लो फ्रॉम द कैथोड टुवर्ड्स द एनोड, और फिर इंटरनली पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है, ऑफ कोर्स इट इज गोइंग दिस वे। तो ये एक साइकिल मौजूद है करंट की। सो करंट गोज फ्रॉम द कैथोड, जो कि ऑपोजिट है, एक्चुअली में तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करें, लेकिन हम वैसे ही करंट को उल्टा लेते हैं जस्ट एज अ कन्वेंशन, क्योंकि पहले समझा जाता था कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है कैथोड टू द एनोड, एंड देन इंटरनली सॉल्ट ब्रिज के थ्रू आपके पास ये साइकिल रिपीट होगी कि ये सॉल्ट ब्रिज से इधर से फिर इधर जाएगा, एंड देन एक फुल साइकिल होगी करंट की कुछ इस तरीके से। ओके, सो एक्सटर्नली
करंट फ्लो करेगा आपके पास एक बैटरी में, अगर ये आपके पास एक बैटरी है, बस ये बैटरी है, इसको एक डब्बे में पैक कर दिया गया है। दिस इज द माइनस साइड, दिस इज द पॉजिटिव साइड। बाहर करंट फ्लो करेगा फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव, और इंटरनली करंट फ्लो करेगा फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से। ओके ओके राइट। अगर आपको इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि ये अंदर माइनस टू पॉजिटिव कैसे जाता है, तो अगर आप लोग देखें बाहर तो ये पॉजिटिव टू माइनस ही जा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स माइनस टू पॉजिटिव जा रहे हैं, ये उनके उलट है। अंदर अगर आप लोग देखें, सो यहाँ पर हम जो माइनस की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस जिंक और प्लस दिस कॉपर। तो मुझे बताएंगे जो पॉजिटिव आयंस हैं वो किस तरह मूव करें हैं। सो पॉजिटिव आयंस आर मूविंग, पॉजिटिव आयंस आर मूविंग राइट ओवर हियर दिस वे। वो जिंक जो माइनस है उससे दूर जा रहे हैं टुवर्ड्स द कॉपर। असली में वो इस वाले पॉजिटिव से दूर जा रहे हैं, लेकिन हम इसको ले रहे हैं। तो इंटरनली ये करंट माइनस टू पॉजिटिव जाता है, और यही बैटरी की केमिकल एनर्जी है। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो करंट गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और करंट हमेशा होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बाहर तो सेंस बनती है, लेकिन इंटरनली करंट को जाना इस तरफ चाहिए था, लेकिन करंट इस तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि करंट एक्चुअली में इनको जो है वो न्यूट्रलाइज करने आ रहा है। सो करंट एक्चुअली में ऑपोजिट जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और इसको करने के लिए जो वर्क है वो आपकी केमिकल रिएक्शन कर रही है, वो आपकी केमिकल एनर्जी कर रही है, वो आपको वो कंडीशंस प्रोवाइड कर रही है जिसमें वो एक्चुअली में ताकत लगाकर इसके ऑपोजिट जा रहा है। सो केमिकल एनर्जी। सो एनीवेज दिस इज हाउ अ बैटरी वर्क्स। यूज द वोल्टेज डाटा गिवन फॉर वोल्टेज सेल्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ एनी टू मेटल्स। ये जो वोल्टेज डाटा की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डेटा की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स की बात कर रहे हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी। फॉर एग्जांपल फॉर जिंक इट वाज माइनस 0.76 वोल्ट्स, एंड देन फॉर कॉपर इट वाज प्लस 0.36 वोल्ट्स, फॉर हाइड्रोजन इट इज़ 0 वोल्ट्स। और कई सारी रिएक्शंस हैं, उनके लिए इसकी अलग, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके लिए इसकी अलग अलग वैल्यूज़ हैं। लेकिन कैसे, अगर हमें दो मेटल्स दिए गए हैं, हम उनके वोल्टेज डाटा से बता सकते, डेटा से बता सकते हैं कि कौन सा जो मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। सबसे पहले रिएक्टिव की डेफिनेशन क्या है फॉर मेटल्स? रिएक्टिव की डेफिनेशन है फॉर मेटल्स जो ईजिली इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन्स। ये उलट है टू नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में रिएक्टिव वो ज़्यादा होगा जो इलेक्ट्रॉन्स मुश्किल से देगा, क्योंकि मेटल्स के अंदर मेटल आयंस जो होते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। अगर कोई भी मेटल आयन पॉजिटिव है, कैटायन, इट इज़ ऑलवेज मेटल्स। और अगर कोई भी एलिमेंट का आयन माइनस है, इट इज़ ऑलवेज अ नॉन मेटल। सो रिएक्टिव मेटल वो होंगे जो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, रिएक्टिव नॉन मेटल होंगे जो मुश्किल से इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। लेकिन एनीवेज हम मेटल्स की बात कर रहे हैं। सो अगर हम लोगों के पास ये दो वोल्टेज डाटा है, तो डेटा है, तो इनमें से कौन सा हमारे पास जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है? बहुत ही सिंपल है। जिसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कम है, वो हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव होगा। कैसे? जैसे हमने ऊपर देखा, इसका कम था, इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए थे, कॉपर ने लिए थे। अब होगा ये कि ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। जिसका रीज़न क्या है, ये एक्सप्लेन करना थोड़ा सा भी यहाँ पर मुश्किल है, लेकिन सिंपल है। क्योंकि हमारे पास जो पोटेंशियल है, दे आर ऑलवेज मेजर्ड यूजिंग अ कन्वेंशन ऑफ पॉजिटिव, जिसको हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। सो इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स के लिए उल्टा हो जाता है, दे गो फ्रॉम लो टू हाई। सो एनीवेज यहाँ पर लो है हमारे पास 0.76 और ये है 0.36, सो दे विल गो समथिंग लाइक दिस। सो कौन इलेक्ट्रॉन्स देना चाहेगा? दैट विल बी जिंक। जिंक विल बी मोर रिएक्टिव। एंड कौन इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? दैट विल बी कॉपर। कॉपर विल बी लेस रिएक्टिव। तो सिंपल रूल है, जिसकी जिसका वोल्टेज डेटा या जो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इन वोल्ट्स, जितनी ज़्यादा होगी उतना वो कम रिएक्टिव होगा। इसको हम लोग देख सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में क्या किया जाएगा कि डिफरेंट जो आपके पास मेटल्स हैं, उनकी या जो बेसिकली जो रिएक्शन है उसका जो वोल्टेज डेटा है वो आपको लिखा होता है, वहीं से हम इनको वैल्यूज़ को लेते हैं। उसके अंदर ऊपर से शुरू किया जाता है, सबसे कम से, और नीचे जाया जाता है द हाईएस्ट। तो जितना टॉप पे होगा वो उतना रिएक्टिव होगा, और जितना नीचे होगा वो उतना लेस रिएक्टिव होगा। सो एनीवेज थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप बता सकते हैं, जिसकी कम है दैट इज़ द रिएक्टिव वन, जिसकी ज़्यादा है दैट इज़ द लेस रिएक्टिव वन। जिसकी कम है वो इलेक्ट्रॉन्स देगा, जिसकी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन्स लेगा। ओके, नेक्स्ट चलो। स्टेट that hydrogen oxygen fuel cell uses hydrogen and oxygen to produce electricity with water as the only chemical product। आखिरी कॉन्सेप्ट है इस
चैप्टर का, दैट इज़ द हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या है? फ्यूल सेल एक किस्म का गैल्वानिक सेल है, एक किस्म का वोल्टेइक सेल है, लेकिन इसके अंदर आपको बजाय इसके कि आपने केमिकल अंदर स्टोर किया हो, एक्टिवली फ्यूल प्रोवाइड करना पड़ेगा, ऐसे हम अभी एग्जांपल में देखेंगे। इसकी कॉमन टाइप है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इसके अंदर क्या होगा कि कुछ इस तरह का सेटअप होता है। आपके पास ये आपका कैथोड होगा, ये आपका एनोड होगा एक्चुअली, दिस विल बी योर एनोड। इधर आपके पास एक इनलेट होगा जिसके जिसके ज़रिए से हाइड्रोजन गैस कॉन्स्टेंटली सप्लाई की जाएगी। यहाँ पर एक पाइप के थ्रू आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, पहले से स्टोर नहीं होगी। एंड देन इधर बीच में एक पाथ होगा, एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, एंड देन इस तरफ आपके पास कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन गैस सप्लाई की जाएगी। क्या होगा? अब चूंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस कॉन्स्टेंटली सप्लाई की जा रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करना चाहते हैं टू फॉर्म वाटर। ओके, इनकी एक नेचुरल टेंडेंसी है दैट दे वांट टू रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। सो इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं, दिस विल बिकम 2 2। सो इस तरीके से ये बैलेंस हो जाएगी। सो इधर हाइड्रोजन हम कॉन्स्टेंटली सप्लाई करेंगे, इधर ऑक्सीजन हम कॉन्स्टेंटली सप्लाई करेंगे, एंड देन इधर चूंकि ये रिएक्शन जो है इसको काफ़ी टेम्परेचर वगैरह की ज़रूरत है, हम लोग यहाँ पर एक क्या कहते हैं उसको, कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे ताकि इसकी हम एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर सकें और ये जल्दी हो जाए। सो यहाँ पर हमारे पास एक कैटलिस्ट की लेयर होगी। दिस इज़ आवर एनोड, दिस इज़ आवर कैथोड। कॉन्स्टेंटली सप्लाई करनी पड़ेगी हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एंड देन ऊपर एक वायर होगी समवेयर फ्रॉम हियर कैटलिस्ट पर। दिस इज द कैटलिस्ट लेयर। ये भी कैटलिस्ट है, ये भी कैटलिस्ट है। बीच में हमारे पास हमारा इलेक्ट्रोलाइट, वही सब्सटेंस, वही सोल्यूशन। सबसे पहले हाइड्रोजन इधर एंटर होता है। ये रिएक्शन नेचुरली, दिस इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और एक और चीज़ मैं बता दूं, हमने पढ़ा था इन इलेक्ट्रोलाइसिस कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जाता है एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करने में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके एक ऐसी रिएक्शन जो नहीं होगी वो करेंगे। गैल्वानिक सेल में इसका उल्टा है, एक ऐसी रिएक्शन जो होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, खुद से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। स्पॉन्टेनियस, आई होप स्पेलिंग्स आर करेक्ट। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, तो इससे बिल्कुल उल्टा है टू इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सो एनीवेज, यहाँ पर अब हमारे पास ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जिसको हमें यूज़ करना है। ऊपर हमारे पास एक वायर मौजूद है। तो हमने कैटलिस्ट लगाया हुआ है, हाइड्रोजन इधर आएगा, कैटलिस्ट पर टूटेगा इनटू 2H+ आयंस और इलेक्ट्रॉन्स में कैटलिस्ट इसको तोड़ देगा। सो सबसे पहले आयंस जो हैं वो इधर आ जाएंगे इनटू इलेक्ट्रोलाइट, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर इकट्ठे होंगे। ऑक्सीजन इधर से आएगा, ये ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, क्योंकि ये एक किस्म का आप ऑक्सीजन को यहाँ पर एक प्लस की चीज़ समझ सकते हैं। प्लस तो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी इसी तरफ आएंगे, लेकिन चूंकि इनके दरमियान एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होनी है, ये आपके पास एक रिएक्शन होनी है, तो इनके अंदर नेचुरल टेंडेंसी अट्रैक्शन की, खुद ब खुद करीब आते हैं ये रिएक्शन करने के लिए। यहाँ पर फिर से कैटलिस्ट मौजूद है इनकी रिएक्शन के लिए। इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वायर से जाएंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट से पास नहीं कर सकते, जबकि जो आपके पास आपके प्रोटॉन्स हैं, तो ये H+ प्रोटॉन ही होता है, आयन भी आप कह सकते हैं, वो इधर आ जाएगा, इधर ऑक्सीजन आएगी, ये सब कुछ इधर मीट करेंगे और आपके पास वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा, और फिर वाटर नीचे से एग्जिट कर जाएगा। सिंपली ये होगा, दिस इज अ टाइप ऑफ गैल्वानिक सेल। उस तरह का आइडियल गैल्वानिक सेल नहीं है जहाँ पर एक तरफ पॉजिटिव बनता था, एक तरफ नेगेटिव बनता था, लेकिन इट इज़ अ टाइप ऑफ गैल्वानिक सेल। एक आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। द टॉप ऊपर आप एक बल्ब लगा सकते हैं, मोटर लगा सकते हैं। इनको फ्यूचर कार्स में या मे बी आजकल की कार्स में भी यूज़ किया जाता है, कर किया जाने का प्लान है। जब इलेक्ट्रिसिटी से कार्स चला करेंगी तो ये एक एफिशिएंट ऑप्शन होंगे। इनका जो है वो फ़ायदा ये है कि दीज आर हाईली एफिशिएंट। अगर आप फ्यूल को बर्न करें तो बहुत सी एनर्जी वेस्ट होती है इनटू एज हीट, एज नॉइज़, प्लस एज कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर चली जाती है, इसमें बहुत मिनिमल एनर्जी वेस्ट होगी, क्योंकि कुछ हम बर्न नहीं कर रहे, तो पोल्यूशन भी बहुत कम फैलेगी, और जो एट द एंड बचेगा दैट विल बी वाटर, जो कोई वेस्ट नहीं है, दैट इज़ अ वेरी क्लीन थिंग। उससे हमें कोई वेस्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। सो हम लोग फाइनल एसएलओ पे चलेंगे अपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल को पढ़ने के बाद। डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स इन कंपैरिजन विद गैसोलीन पेट्रोल इंजन इन व्हीकल्स। ट्रेडिशनली व्हीकल्स में यूज़ किए जाते हैं, आज भी यूज़ किए जाते हैं। आई डोंट नो आप ये वीडियो कब देखते हैं, उस वक्त यूज़ किए जाते हैं या नहीं, लेकिन ट्रेडिशनली गैसोलीन और पेट्रोल, यानी कि पेट्रोल गैसोलीन, आई थिंक वो भी पेट्रोल की टाइप की कोई चीज़ है, उसको यूज़ किया जाता है कार्स में एज फ्यूल। उनको बर्न किया जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है।
लेकिन क्या फ़ायदा हो सकता है या क्या नुकसान हो सकता है अगर हम लोग यूज़ करें हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, जिसके अंदर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को यूज़ करें, वाटर प्रोड्यूस हो, एनर्जी प्रोड्यूस हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, एट द एंड इलेक्ट्रिसिटी से ही गाड़ी चलनी है। सो सबसे पहले हम लोग डिफरेंट क्राइटेरिया देखते जाते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास है पोल्यूशन, ऑफ कोर्स जो सबसे बिग प्रॉब्लम है विद गैसोलीन पेट्रोल इंजन्स। सो पोल्यूशन में दिस इज गैसोलीन एंड देन दिस इज HO, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। व्हाट हैपन्स इन गैसोलीन कि पोल्यूशन के लिए ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। पोल्यूशन के लिए अच्छी चीज़ है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। सो पोल्यूशन में हम क्रॉस लगा रहे हैं कि पोल्यूशन की क्राइटेरिया में इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये हमारे लिए जो है पोल्यूशन पैदा करता है। ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, गाड़ियों के अंदर से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी निकलते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दीज आर ऑल पोल्यूटेंट्स कॉजिंग क्लाइमेट चेंज, और इसके साथ साथ स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग, ये सब कुछ हमारे पास इन गैसोलीन पेट्रोल इंजन से होता है। HO फ्यूल इसके बारे में बड़े क्लीन हैं क्योंकि वो सिर्फ वाटर प्रोड्यूस करते हैं और वो कुछ प्रोड्यूस नहीं करते, ना कार्बन डाइऑक्साइड ना नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो वाटर का हमें नुकसान नहीं, फ़ायदा ही होगा। देन हमारे पास है पोल्यूशन के बाद फॉर एग्जांपल कॉस्ट। सो कॉस्ट में गैसोलीन इंजन जीत जाते हैं, इसीलिए हम आज भी उनको यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा सस्ते हैं पेट्रोल और गैसोलीन, इट इज़ वेरी मच चीप, और इंजन भी सस्ता है। HO फ्यूल सेल, पहले फ्यूल सेल बहुत ज़्यादा महंगा है और उसके बाद जो हाइड्रोजन गैस है उसको परचेज, ऑक्सीजन तो खैर हवा से मिल जाएगी, लेकिन हाइड्रोजन गैस को परचेज करना इट इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव। इसके बाद है आपके पास पोल्यूशन और कॉस्ट के बाद आप एक क्राइटेरिया यहाँ पर रख सकते हैं एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी में अगेन आपके पास गैसोलीन इंजन नहीं जीत पाते। एफिशिएंसी ये है कि कितनी एनर्जी एक्चुअली में यूज़ हुई, कितनी वेस्ट हो गई। गैसोलीन इंजन में नॉइज़ भी होती है, इसके साथ साथ आपके पास जो है वो हीट भी प्रोड्यूस होती है, तो बहुत सी जो एनर्जी है जिसको हम यूज़ कर सकते थे एज इलेक्ट्रिसिटी, वो वेस्ट हो गई, हीट में चली गई, नॉइज़ में चली गई, उससे हमें नुकसान हो गया, वो यूज़ नहीं हो पाई, और बहुत सी इस तरह से हमारे पास एनर्जी वेस्ट हो गई इधर उधर। इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होगी, मे बी 40% हो, ओरिजिनल एनर्जी के सिर्फ 40% हमारे पास आउटकम आए। HO फ्यूल सेल्स की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि इसमें कुछ भी साउंड या नॉइज़ या कोई भी इतना ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह तो फैलता नहीं। ऑलमोस्ट तमाम की तमाम एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, जितनी कन्वर्ट हो सकती है। सो इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई है, फ्यूल आपके पास ज़ाया नहीं होता। इसके बाद है आपके पास पोल्यूशन, कॉस्ट, एफिशिएंसी। एक और जो आप इसके ऊपर चेक लगा सकते हैं, क्राइटेरिया लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं ड्यूरेबिलिटी का, कि ये कितना अरसा जो है वो चल सकता है। तो गैसोलीन इंजन अगेन इधर जीत जाते हैं क्योंकि जो आपके पास गैसोलीन इंजन्स हैं वो उनका एक रिकॉर्ड है कि वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते, वो काफ़ी अर्सा चल सकते हैं। HO फ्यूल सेल्स को मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा हैवी ज़रूरत है क्योंकि उसके अंदर एक्चुअली में आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस पंप कर रहे हैं, कैटलिस्ट मौजूद है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स सिस्टम मौजूद है, तो उसके अंदर मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत है और ऊपर से वो कॉस्टली भी हैं। प्लस अगर हम लोग और कोई क्राइटेरिया लगाएँ, मज़ीद कई सारे क्राइटेरियाज़ लग सकते हैं। एक हम लोग क्राइटेरिया लगा सकते हैं एक्सेसिबिलिटी का, या फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन में अगेन आपके पास गैसोलीन जीत जाता है, ये HO का एक डिसएडवांटेज होगा कि इनको हासिल किस तरह किया जाए। हाइड्रोजन का प्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, गैसोलीन तो बनी बनाई मिलती है, उसको निकालना बहुत ज़्यादा चीप है। हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए आपको एक्चुअली में इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है वाटर का, इलेक्ट्रोलिसिस जो हमने अभी पढ़ा है, उससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इसके अलावा एक और जो आप कर सकते हैं दैट विल बी जिसका नाम मैं दूँगा सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी यानी कि कितना अरसे तक हम इसको सस्टेन कर सकेंगे, कितने अरसे तक हम गैसोलीन इंजन्स यूज़ कर सकेंगे। इसमें गैसोलीन इंजन्स बहुत बुरे तरीके से हारते हैं क्योंकि पेट्रोल या गैसोलीन ये बहुत जल्द जो है वो दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। एस्टीमेट है कि 40 साल बाद ये इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा अगर इसी तरह ये यूज़ किया जाता रहा, क्योंकि फाइनाइट सोर्स है। लेकिन HO सेल्स काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल हैं क्योंकि हाइड्रोजन तो आप प्रोड्यूस करते जा सकते हैं क्योंकि आपके पास वाटर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। ऑक्सीजन भी ख़त्म नहीं होने वाली, हवाएँ बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो इसको सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ईज़ी है। HO सेल्स को ये काफ़ी अरसे तक एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है आपके पास फ्यूल सेल्स का। सो एनीवेज़ ये आपके पास कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं गैसोलीन और HO फ्यूल सेल्स के। ओके, तो इसके साथ ही हमारे पास हमारे इस चैप्टर के SLOs कंप्लीट हो गए। अगली वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे।